हेलो दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज 9 नवंबर को जो है 2025 को टीजीटी टेट जो है नॉन मेडिकल का एग्ज़ाम हुआ था। तो उसका जो हम आज साइकोलॉजी सेक्शन जो है सॉल्व करेंगे इन डिटेल्स में। तो बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो था, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ मोस्ट साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव। इनमें से कौन सी जो पद्धति है सबसे अधिक और अधिक वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ है। मोस्ट साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव। तो सबसे मोस्ट साइंटिफिक जो मेथड माना जाता है वो एक्सपेरिमेंटल मेथड यानी प्रयोगात्मक विधि। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है ये क्या करता है, इट अलाउज कंट्रोल ओवर वेरिएबल एंड ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट। ये जो है चरों को जो है नियंत्रित और क्या करता है, वस्तुनिष्ठ का जो है मापन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीचर शुड कंसिडर द इंडिविजुअल डिफरेंसेस वाइल। कि अध्यापक को जो है किस व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखना चाहिए। कि जब वो व्यक्तिगत भिन्नताओं को जो उसको, क्योंकि सब इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, सबकी जो है क्षमताएं एक जैसी नहीं, सबका जो है एक जैसा जो है सोचने समझने का तरीका नहीं होता। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को जो है कंसिडर करने के लिए टीचर्स को क्या करना चाहिए, सिलेक्टिंग द टीचिंग मेथड, असाइनिंग द टास्क टू लर्नर्स, कंस्ट्रक्टिंग द क्वेश्चन पेपर, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो यानी अध्यापक को जो है शिक्षण विधि का चयन करते समय भी, विद्यार्थी को कार्य सौंपते समय भी और प्रश्न पत्र का निर्माण करते समय भी जो है व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पियाजे ड्यूरिंग विच स्टेज द थिंकिंग ऑफ द चाइल्ड बिकम्स मोर सिस्टमेटिक एंड लॉजिक। कि जो पियाजे के अनुसार जो है कौन सी स्टेज में जो है बच्चे की जो है बच्चे की जो थिंकिंग लेवल है वो क्या मोर सिस्टमेटिक एंड लॉजिकल हो जाता है, यानी चिंतन कैसे अधिक क्रमबद्ध एंड तर्क संगत हो जाता है। तो कौन सी स्टेज में होता है, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये जो टाइम पीरियड रहता है 7 से 11 वर्ष के बीच का ईयर। ठीक है, 7 से 11 साल के बीच का। तो उसने पियाजे ने 4 स्टेजेस दी है। सेंसरी होता है 0 से 2 साल के बीच, प्री ऑपरेशनल है 2 से 7, फिर कंक्रीट है 7 से 11, देन फॉर्मल है 11 एंड अबव, 11 से अबव। ठीक है, तो इसमें जो है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में जो है बच्चों में जो है तार्किक क्षमता, सोचने समझने की क्षमता आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल वाज गिवन बाय। जो स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल है SOI जो मॉडल है वो किसने दिया था, तो SOI मॉडल दिया है किलफर्ड ने। ठीक है, किसका मॉडल है, किलफर्ड ने। इसने जो अपने SOI मॉडल में 3D मॉडल दिया है, 3D मॉडल के बारे में बात की है। उन 3D में फर्स्ट क्या बात की इसने, कंटेंट यानी सामग्री, देन बात की प्रोडक्ट यानी उत्पाद, देन थर्ड आएगा ऑपरेशंस यानी क्रियाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइजेंक थियरी ऑफ पर्सनैलिटी इज बेस्ड ऑन। जो आइजेंक की थियरी है, पर्सनैलिटी थियरी, वो किस पे बेस्ड है, वो बेस्ड है ट्रेट अप्रोच पे यानी गुण उपागम पे। डायरेक्ट क्वेश्चन है कि जो आइजेंक की पर्सनैलिटी थियरी वो किस पे बेस्ड है, तो वो ट्रेट अप्रोच पे बेस्ड है। इसको जो है गुण सिद्धांत भी कहा जाता है, ऑल्सो कॉल्ड एज, क्या कहा जाता है इसको, गुण का सिद्धांत। ठीक है, लिख लो इसे, गुण का सिद्धांत भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द IQ ऑफ एन इंडिविजुअल इज अबव 140 ही इज टर्म्ड एज। अगर जो है किसी इंडिविजुअल का जो है IQ जब 140 से कैसा होगा, अबव होगा, तो किस कैटेगरी में आएगा, चाइल्ड। तो आपको कल भी बताया था JBT टेट का जब पेपर सॉल्व किया था, तो इसमें जो है आएगा गिफ्टेड चाइल्ड, प्रतिभाशाली बच्चा होगा। ठीक है, अगर वेरी सुपीरियर की बात करें तो इसमें आता है 130 to 139 IQ। एवरेज की बात करें 92, एवरेज किस कैटेगरी में आएगा,
90 to 109 या फिर 110 भी बोल सकते हो। डल आएगा 70 to 79। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हु सेड एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी। डायरेक्ट डेफिनेशन है एजुकेशनल साइकोलॉजी, करवाई हुई है आपको। एजुकेशन साइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील्स विद टीचिंग एंड लर्निंग। की वर्ड आपको बताया था, जब भी टीचिंग एंड लर्निंग की बात आएगी एजुकेशनल साइकोलॉजी की डेफिनेशन में, तो किसका नाम याद करना है? स्किनर। इसका करेक्ट आंसर आएगा स्किनर। स्किनर ने बात की। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है यूपी टेट में भी आया हुआ, यूके टेट, सी टेट, रेट के एग्ज़ाम में आया हुआ, और एचपी टेट में तो बहुत बार रिपीटेड है ये। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट गिवन बाय जीन पियाजे। कि इनमें से जो है कौन सी जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की जो कौन सी स्टेज है जो जीन पियाजे के द्वारा दी गई। जीन पियाजे ने जो 4 स्टेजेस दी है, जीन पियाजे की अगर हम बात करें तो उन्होंने दी है कितनी? 4 स्टेजेस। 4 स्टेजेस दी है ना। तो इसमें जो है प्री ऑपरेशनल भी है, कॉन्क्रीट भी है, फॉर्मल भी है। तो जो नहीं है वो कौन सी है? पोस्ट ऑपरेशनल स्टेज इज द करेक्ट आंसर। यानी उत्तर संक्रियात्मक अवस्था की बात नहीं की है, उसने दी है फर्स्ट उसकी स्टेज है सेंसरी, ठीक है। सेंसरी यानी 0 से 2 साल के बीच। फिर उसकी आएगी प्री ऑपरेशनल, ये दूसरी स्टेज है, ये पहली है। दूसरी है 2 से 7। फिर कॉन्क्रीट है 7 से 11। फिर ये आएगी 11 एंड अबव। ये 4 स्टेजेस दिए जीन पियाजे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु प्रोपाउंडेड ह्यूमनिस्टिक थियोरी ऑफ लर्निंग। ह्यूमनिस्टिक थियोरी ऑफ लर्निंग किसने प्रोपाउंड की है? तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ये जो है अब्राहम मास्लो की जो है थ्योरी है। अब्राहम मास्लो को जो है स्पिरिचुअल फादर ऑफ ह्यूमनिज्म भी कहा जाता है। ऑल्सो इनको क्या कहा जाता है? ऑल्सो कॉल्ड एज स्पिरिचुअल फादर ऑफ ह्यूमनिज्म, यानी मानवतावाद के आध्यात्मिक जनक। ठीक है, इनकी एक बुक है, इन्होंने एक बुक लिखी है, वो भी याद रखना, मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लर्निंग मैथमेटिक्स में हेल्प लर्निंग फिजिक्स। कि अगर आपने मैथमेटिक्स लर्न किया है, आपने गणित सीखा है, तो भौतिक विज्ञान को सीखने में भी क्या करता है? सहायता करता है। तो ये कौन सा टाइप है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग का? किस एग्जाम्पल है? तो ये पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, अधिगम का धनात्मक स्थानांतरण। कल भी जेबीटी टेट में क्वेश्चन आया था कि अगर आप जो है विज्ञान जो सब्जेक्ट है, वो विज्ञान जो आपने लर्न किया है वो आपको हेल्प कर रहा है सोशल साइंस के लिए, तो कौन सा ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है? तो वो भी क्या था? पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो रिपीटेड है। नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है जो आपका पहला सीखा हुआ ज्ञान है वो आपके जो है नए सीखने में क्या कर रहा है? बाधा डाल रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन डाल रहा है। और जीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है जो आप पहले सीख चुके हो, नए सीखने में जो है कोई फ़र्क ही नहीं डाला, कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट। निम्न में से जो है कौन सा कथन मानव विकास के संबंध में सही है? डेवलपमेंट की बात की है मैंने। इज़ ओनली क्वांटिटेटिव? नहीं। इज़ ओनली क्वालिटेटिव? इज़ बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव? तो करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन सी। डेवलपमेंट जो है कैसा है? दोनों ही है, मात्रात्मक और गुणात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है एबिलिटी टू ड्रॉ लॉजिकल कंक्लूजन फ्रॉम नॉन स्टेटमेंट ऑन एविडेंसेस इज नॉन एज। जो ज्ञात कथनों और प्रमाणों से निष्कर्ष निकालने की योग्यता को क्या कहा जाता है? जो मतलब आपको जो ज्ञात कथन है, यानी आपको जो कंसेप्ट जो है ज्ञात है, आपको फॉर्मूला पता है, उससे आप निष्कर्ष निकाल रहे हो, उससे आप क्या कर रहे हो? निष्कर्ष निकाल पा रहे हो, तो उसको क्या बोला जाता है? इंडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग, सिंपल रीजनिंग या नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन बी, डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है? जो मूव्स करती है जनरल टू स्पेसिफिक कंक्लूजन।
डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है? मूव्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक कंक्लूजन, यानी जो आपके जो है सामान्य सिद्धांत से आप विशेष की ओर जा रहे हैं, यानी आप सिद्धांतों से जो है एग्जाम्पल्स की तरफ जा रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट टू असेस वंस कैपेसिटी टू प्रोड्यूस नोवेल आइडियाज़ और प्रोडक्ट्स, यानी जो है व्यक्ति की नवीन विचारों और उत्पाद को निर्मित करने की क्षमता को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कौन सा परीक्षण यूज़ किया जाता है जब भी आप व्यक्ति के नवीन विचारों की और उत्पादों को निर्मित करने की क्षमता को जो है मापते हो? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा क्या? क्रिएटिविटी टेस्ट। क्रिएटिविटी में आपको बोला कि जब भी जो नए विचारों का जो उत्पादन होता है उसमें क्रिएटिविटी टेस्ट जो है देखा जाता है। इंटेलिजेंस टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट या फिर अभिक्षमता परीक्षण। तो व्यक्ति की नवीन विचारों और उत्पाद को निर्मित करने की क्षमता को जो है, इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्मी अल्फा टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस इज अ टाइप ऑफ। जो आर्मी अल्फा टेस्ट है इंटेलिजेंस का, किस टाइप का टेस्ट है? इंडिविजुअल वर्बल टेस्ट, व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस टेस्ट या ग्रुप वर्बल टेस्ट या फिर ग्रुप परफॉर्मेंस टेस्ट? किस टाइप का टेस्ट है ये? तो आर्मी अल्फा टेस्ट जो है कब किया गया था? ये जो है ये एक ग्रुप टेस्ट है, पर इंडिविजुअल है या फिर क्या बोलते हैं ग्रुप टेस्ट है, वर्बल या नॉन वर्बल? तो ये टेस्ट था वर्बल टेस्ट, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी, ग्रुप वर्बल टेस्ट। जो आर्मी अल्फा टेस्ट था वो ये जो है लिटरेट सोल्जर जो थे उनके लिए रखा गया, जो साक्षर सैनिकों के लिए रखा गया था, जो मौखिक रूप से लिया जाता था। ये था फॉर लिटरेट सोल्जर, यानी पढ़े लिखे साक्षर सैनिकों के लिए, साक्षर सैनिकों के लिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प्स अ टीचर टू। जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो अध्यापक को सहायता करती है उपयुक्त विषय वस्तु का चयन करने के लिए, उपयुक्त मूल्यांकन विधि का चयन करने या उपयुक्त शिक्षण विधि का चयन करने या फिर उपयुक्त सभी। यानी जो एजुकेशनल साइकोलॉजी टीचर्स को हेल्प करती है किस में? सिलेक्ट अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट मैटर, सिलेक्ट अप्रोप्रिएट टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन, सिलेक्ट अप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड। तो इसका आएगा करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, पनिशमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो पनिशमेंट है वो किसका एग्जाम्पल है? दंड जो है किसका उदाहरण है? बाहरी अभिप्रेरणा यानी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट या फिर नेगेटिव रिइंफोर्समेंट? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन यानी बाहरी अभिप्रेरणा। अब बाहरी अभिप्रेरणा इसका नेगेटिव रिइंफोर्समेंट नहीं आएगा। अब देखो पनिशमेंट जो आपका रिइंफोर्समेंट में ही आता है, तो इस पे जो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है? बाहरी जो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की अगर बात करें तो क्या होता है? जो एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स या पनिशमेंट या फिर लाइक जैसे प्रेज, मार्क्स, मनी जो है आप बच्चों को जो है आप बच्चों को बोलते हो कि जब भी जो कोई व्यक्ति जो है किसी बाहरी जो एक्सटर्नल बाहरी पुरस्कार, जैसे मान लो इनाम हो गया या फिर प्रशंसा या फिर जो है दंड से बचने के लिए कार्य करता है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक। ये क्या है? बाहरी जो आपका क्या है मोटिवेशन, बाहरी अभिप्रेरणा। इंट्रिंसिक होती है जो आपकी अंदर से जो अभिप्रेरणा आती है, आपकी जो अंदर से जिज्ञासा आती है पढ़ने के लिए, आप जब मनोरंजन के लिए पढ़ते हो, खुद के लिए पढ़ते हो, तो होता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। तो करेक्ट आंसर आएगा इसका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, ड्यूरिंग विच स्टेज वन स्टार्ट्स कंट्रोलिंग हिज इमोशंस। कि जो ड्यूरिंग विच स्टेज वन ठीक है, कि जो किस अवस्था में व्यक्ति अपने संवेगों को नियंत्रित करना शुरू कर देता है? तो जब भी व्यक्ति जो अपनी जो संवेगों को नियंत्रित करना यानी कंट्रोल करना, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने लग जाता है, तो कौन सी स्टेज होती है? एडोलसेंस स्टेज, चाइल्ड, किशोरा अवस्था। करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज अ काइंड ऑफ पॉजिटिव इमोशंस।
इसमें से जो कौन सा सकारात्मक समय का एक प्रकार है? सकारात्मक पॉजिटिव इमोशन, जेलियस यानी जो ईर्ष्या करना, फियर डर, या फिर क्यूरियोसिटी जिज्ञासा। तो पॉजिटिव काइंड ऑफ इमोशंस क्या है? क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन? निम्न में से क्या मानसिक मंदता वाले बालकों की पहचान करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है? आप देखो, जो मानसिक मंदता वाले जो प्यूपिल है उनका जो है, उनको आपने क्या करना है, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए जो निम्न में से कौन सा जो है सही मेथड है? ऑब्जर्वेशन, अचीवमेंट टेस्ट, इंटरव्यू टेस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन डी। यानी आप जो है ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू टेस्ट, ये तीनों जो क्या करते हैं, हेल्प टू आइडेंटिफाई मेंटल रिटार्डेड चाइल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिलोंग्स टू स्ट्रक्चरलिज्म? स्ट्रक्चरलिज्म से कौन बिलोंग करते हैं? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा विलियम वुंट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू विच लॉ ऑफ लर्निंग द प्लेजर और डिसप्लेजर फ्रॉम अ लर्निंग एक्सपीरियंस डिसाइड द डिग्री ऑफ इट्स इफेक्टिवनेस? यानी जो है, जो अधिगम के किस नियम के अनुसार अधिगम अनुभव से होने वाली प्रसन्नता और अप्रसन्नता अधिगम की प्रभावशीलता को निर्धारित करती है? लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सेज, लॉ ऑफ रेडीनेस। देखो, लॉ 3 लॉज दिए थॉर्नडाइक ने 3 लॉज दिए हैं। 3 लॉज बताए, कौन सा? लॉ ऑफ, आपको कल भी लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर जो प्रसन्नता और अप्रसन्नता अधिगम की प्रभावशीलता को निर्धारित करती है वो होता है लॉ ऑफ इफेक्ट। यानी जो जब भी जो है प्लेजर है, यानी प्लेजर जो परिणाम है वो क्या करेंगे, सीखने को मजबूर करते हैं। जो प्लेजर परिणाम यानी संतोषजनक परिणाम क्या करते हैं, सीखने को मजबूत, कैसा इफेक्ट डालते हो, मजबूत इफेक्ट डालते हैं। और जो अनप्लेजर होते हैं, डिसप्लेजर होते हैं, अनप्लेजर या डिसप्लेजर, वो कैसा इफेक्ट डालते हैं, वो डालते हैं कमज़ोर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? इनमें से क्या मानव वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक है? आंतरिक यानी इंटरनल जो फैक्टर है, कौन सा है जो ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को क्या करता है, अफेक्ट करता है? तो इनमें से जो करेक्ट आंसर है, इंटेलिजेंस, क्वालिटी ऑफ सोशल एनवायरनमेंट, एक्सीडेंट इन लाइफ, ऑल ऑफ द अबव। देखो, क्वालिटी ऑफ सोशल एनवायरनमेंट जो है ये बाहर ही आ गया, इससे बोला है कि जो इंटरनल फैक्टर है, इंटरनल फैक्टर की बात हुई है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन ए, इंटेलिजेंस यानी बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेप्शनल चिल्ड्रन डिफर फ्रॉम नॉर्मल चिल्ड्रन विद रिस्पेक्ट टू? जो विशिष्ट बालक होते हैं उनको सामान्य बालकों के संदर्भ में कैसे भिन्न होते हैं? जो एक्सेप्शनल चाइल्ड, देखो एक्सेप्शनल चाइल्ड जो है गॉड गिफ्टेड भी हो सकते हैं या फिर मेंटल रिटार्डेड भी हो सकते हैं। तो आप किस वे में उनको जो है नॉर्मल पीपल से जो है डिफर कर सकते हो? मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, हु सेज लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंसेस? यानी किसने कहा है कि अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है? ये भी लर्निंग की एज इट इज़ डेफिनेशन पूछी गई है। तो किसकी डेफिनेशन है ये? लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंसेस, यानी अनुभव के द्वारा ही व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है। ये डेफिनेशन है गेट्स की, ये दी है गेट्स ने जो डेफिनेशन दी है। अब इसके अलावा जो वुडवर्थ ने डेफिनेशन दी है, वुडवर्थ ने बात की कि लर्निंग क्या है? लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज एंड न्यू रिस्पॉन्सेज। और स्किनर ने किसकी बात की इसमें? स्किनर ने बात की लर्निंग एज एक्विजिशन एंड रिटेंशन, की लर्निंग जो है अधिगम जो है अधिग्रहण और धारणा है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर था गेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग? जो स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट है वो क्या मेज़र करता है? पर्सनैलिटी, लर्निंग। स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट कल भी आया था एग्जाम में, जेबीटी टेट में।
स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट जो है इंटेलिजेंस को मापने के लिए जो यूज़ किया जाता है, बुद्धि को एक जो बुद्धि मापन का एक क्या है, टेस्ट है स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट। स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट जो है 1916 में जो है बिने एंड स्टैनफोर्ड ने दिया था। और कहाँ पे प्रयोग किया था इन्होंने? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लर्निंग इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय डैश फिजिकल एनवायरनमेंट इन क्लासरूम, कि अधिगम जो है किससे प्रभावित नहीं होता है। नॉट पूछा है, कौन इन्फ्लुएंस नहीं करता है अधिगम को? फिजिकल एनवायरनमेंट इन क्लासरूम, फिजिकल हेल्थ ऑफ चाइल्ड, इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ टीचर, ऑल ऑफ द। देखो लर्निंग के लिए जो फिजिकल एनवायरनमेंट इन क्लासरूम जो है उसको जो बच्चे का जो कक्षा का भौतिक वातावरण अच्छा होना चाहिए, तभी बच्चा जो अच्छे से लर्न कर सकता है। बच्चे की फिजिकल हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए, तभी जो है लर्न कर पाता है। इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ टीचर, अध्यापक की आर्थिक दशा। अब अध्यापक की आर्थिक दशा से जो है लर्न करने का क्या इफेक्ट पड़ेगा? नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नॉट पूछा है। क्वेश्चन नंबर 27 है, डैश इज हेल्पफुल फॉर सोशल डेवलपमेंट ऑफ एडोलसेंट्स, किशोरों के सामाजिक विकास के लिए सहायक है। जो किशोरों का सामाजिक विकास है उसके लिए क्या सहायक है? स्पोर्ट्स, एक्सकर्शन, सोशल एक्टिविटीज़। यानी जो एडोलसेंट्स होते हैं उनके जो विकास के लिए जो खेल भी जरूरी है, भ्रमण भी जरूरी है, सामाजिक क्रियाएं भी जरूरी। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग इज़ नॉट बेस्ड ऑन, कि ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग जो है किस पे बेस्ड नहीं है? किस पे बेस्ड नहीं है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग? सिमिलरिटी ऑफ कंटेंट, सिमिलरिटी ऑफ टीचिंग टेक्निक, सिमिलरिटी ऑफ फैसिलिटी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा, क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर क्या आएगा? देखो इसका करेक्ट आंसर जो क्या बोलते हैं फैसिलिटी पे जो है बेस्ड नहीं होता है। इसने पूछा है नॉट बेस्ड ऑन, जो तो बेस्ड किस किस पे है? ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग किस पे बेस्ड होता है? तो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग बेस्ड होता है, बेस्ड ऑन किस पे बेस्ड होता है ये? बेस्ड ऑन कंटेंट एंड टीचिंग मेथड। अगर ये इस पे बेस्ड है, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग बेस्ड किस पे है? कंटेंट एंड टीचिंग मेथड पे बेस्ड है, तो बेस्ड किस पे नहीं है? सिमिलरिटी ऑफ फैसिलिटी। तो करेक्ट आंसर इज द सिमिलरिटी ऑफ फैसिलिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, डैश इज ऑल्सो कॉल्ड कॉन्क्रीट थिंकिंग। कॉन्क्रीट थिंकिंग का मतलब क्या है? कॉन्क्रीट थिंकिंग, ये भी जो थिंकिंग से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया, तो कॉन्क्रीट थिंकिंग किसको जो है कॉन्क्रीट थिंकिंग कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन बी, परसेप्चुअल थिंकिंग। अब परसेप्चुअल थिंकिंग क्या होती है? अब कॉन्क्रीट थिंकिंग का मतलब होता है मूर्त चिंतन। मूर्त चिंतन यानी क्या होता है? मूर्त चिंतन, मूर्त चिंतन यानी मतलब जो प्रत्यक्ष होती है हमारे सामने चीज़ें, जो परसेप्शन होता है, प्रत्यक्ष या फिर वास्तविक होता है, या फिर रियल जो होती है, वास्तविक वस्तुओं पर केंद्रित, वस्तुओं पर केंद्रित, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? मूर्त चिंतन कहा जाता है। यानी को जो है परसेप्चुअल थिंकिंग क्या होती है? दैट इज फोकस्ड ऑन अ एक्चुअल टेंजिबल, फोकस्ड ऑन अ फोकस्ड ऑन अ फोकस्ड ऑन अ एक्चुअल टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, टू लर्न अ फैक्ट विदाउट अंडरस्टैंडिंग वन यूजेस। टू लर्न अ फैक्ट विदाउट अंडरस्टैंडिंग वन, यानी किसी तथ्य को बिना समझ के याद करने के लिए किसका प्रयोग, डैश का प्रयोग करता है? जो एक कोई व्यक्ति है जो तथ्य को, जो कंसेप्ट उसको समझता ही नहीं है, बिना उसका प्रयोग किए जो उसको याद कर रहा है, तो उसको क्या बोलोगे? उसको बोला जाता है रोट मेमोरी। उसकी स्मृति कैसी है? रटन स्मृति जो है उसकी रोट मेमोरी है। यानी रोट मेमोरी क्या होती है? मेमोराइजिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग। रोट मेमोरी होती है क्या है? मेमोराइजिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग। जब बिना अंडरस्टैंड के जो आप चीज़ों को क्या कर रहे हो, याद कर रहे हो, तो उसी को क्या बोला जाता है? रोट मेमोरी बोला जाता है।
तो ये जो हमने आज जो पेपर हुआ था 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। तो सभी कमेंट करके बताइएगा कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन साइकोलॉजी में सही हुए हैं। तो थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।